हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी। एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 सितंबर का, तो बिल्कुल पेपर के हूबहू पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। जैसा आपका 19 सितंबर का पेपर बनेगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, है ना। तो अपना कमेंट सेक्शन ऑन कर लो और जल्दी जल्दी देखो, समय ख़राब नहीं करेंगे ज़्यादा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट अपनी चीज़ें बात करेंगे और इस मॉडल पेपर को ख़त्म करेंगे। कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कमजोरी है, 20 दिन में आपको क्या कुछ पढ़ना है अभी, है ना। और अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हो, और अन्य बहुत सारी पीडीएफ हैं जो मैंने वीडियो में बताई है, वो आपको सारी मिल जाएंगी। इसमें आपको इस नंबर के ऊपर मैसेज कर लेना है 9817019664। आपको यहाँ अपना नाम और कहाँ से आप बिलोंग करते हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ये लिख के मैसेज डाल देना, आपको ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है जी। चलो जी, बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी रेडी हैं। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान जीके का है और राजस्थान ज्योग्राफी का है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सेम किस स्थिति से संबंधित है। सेम क्या होता है ये पूछा है आपसे, है ना। रेत बालू के टीलों का निर्माण सेम कहलाता है। पारिस्थितिकी में परिवर्तन कहलाता है। मिट्टी मृदा का अपरदन कटाव सेम कहलाता है। वनीय कटाव से संबंधित है। सेम कैसा है बताओ जरा। सेम का मतलब क्या होता है। देखो, सेम का मतलब ये होता है एक तरीके से जलाधिक्य, जल का अधिक हो जाना, जलाधिक्य, जलाधिक्य, ठीक है ना, सेम। और आपको पता है ये जो समस्या है, ये जो नहरों से सिंचित क्षेत्र होते हैं, है ना, वहाँ ये जो समस्या है सेम की, ये ज़्यादा होती है। ठीक है, पानी क्योंकि नीचे चट्टानें कठोर हैं तो पानी रिस के नीचे जाएगा नहीं, तो वो किनारों की ओर फैलेगा, जिसकी वजह से कटाव होगा, मिट्टी का अपरदन होगा, है ना, मृदा का अपरदन और कटाव। सेम किस स्थिति से संबंधित है, मृदा का अपरदन और कटाव। और खासकर अगर इस समस्या की अगर मैं बात करूं, तो राजस्थान का जो श्री गंगानगर का जो क्षेत्र है, श्री गंगानगर की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं बात करूं हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ की, या फिर मैं बात करूं कहाँ की, है ना, ये जो ज़िले हैं ये ज़्यादा ग्रसित हैं इस समस्या से, सेम समस्या से, है ना। इस सेम समस्या से ज़्यादा प्रभावित ज़िले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है ना। खासकर जहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत फ़ायदा हुआ था, वहाँ पर अब ये जो समस्या है ये विकराल रूप धारण करती जा रही है। आपको चीज़ें सुनते हुए चलना है, आगे चलना है। यहाँ का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है बताओ। बीहड़ आपको पता है, चंबल नदी का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बीहड़ कहते हैं। और चंबल नदी किस कारण प्रसिद्ध है, अवनालिका अपरदन के लिए। किसके लिए, अवनालिका अपरदन, है ना, अवनालिका अपरदन। गहरी घाटी में जो गड्ढे होते हैं बीहड़ भूमि बन जाते हैं वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी, कौन सा जो हाड़ौती का जो क्षेत्र हो गया आपका, कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर और खासकर और जयपुर जिले भी इससे क्या हैं, ग्रसित हैं। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे का कितना भाग राजस्थान में से होकर गुजरेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बताओ, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, जल्दी जल्दी कमेंट करो, समय नहीं है हमारे पास, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं अगले 20 दिन के अंदर, और बच्चे रटते हुए चलो इन्हें, यहीं से एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। सही जवाब जाएगा राजस्थान में से कितना भाग, आप कहोगे सर 637 किलोमीटर। कितना, 637 किलोमीटर, 637 किलोमीटर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना सारे कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूरी रेतीली जो कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है। ठीक है जी, बताओ जरा। यह मिट्टी राजस्थान के अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग और गंगानगर के मध्य भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में चावल व गन्ने की खेती की जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल व भूरा होता है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। आप बताओ जरा,
कौन सा, आपको देखो असत्य कथन बताना है, जो गलत है वो बताना है आपको, ठीक है ना, जो गलत है वो बताना है। तो आप कहोगे सर ये राजस्थान के अलवर और भरतपुर के उत्तरी भाग में मिलेगी, बिल्कुल सही बात है ना। रेतीली कछारी मिट्टी यहाँ मिलती है, गंगानगर के मध्य भाग में भी मिलती है, बात तो बिल्कुल ठीक है। इस मिट्टी में चावल और गन्ने की खेती की जाएगी, बिल्कुल चावल व गन्ने की इसमें क्या की जाती है, खाद्यान्न फसलें एक तरीके से इसमें उगाई जाती हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और इस मिट्टी का रंग लाल व भूरा होता है क्या, बताओ जरा, लाल व भूरा होता है, बताओ। चावल व गन्ने की खेती की जाती है, क्या क्या ये पॉइंट ठीक था क्या हमारा, हाँ जी। चावल व गन्ने, मैंने कहा कि सर मुख्यतः खाद्यान्न, ये पॉइंट गलत है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मेनली अगर मैं बात करूँ तो इस मिट्टी में कपास व गेहूँ की खेती होगी, कपास व गेहूँ की खेती, कपास व गेहूँ की खेती, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 था, यही गलत है, ठीक है। रंग लाल व भूरा होता है, रंग लाल व भूरा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, ललाई रंग होता है, भूरापन रंग होता है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी मिलेगी, बिल्कुल इसमें चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, बात ये भी ठीक है, बात ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गलत था, चावल व गन्ने की खेती नहीं होगी। क्वेश्चन रट लो, आपको ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था राजस्थान में कौन सी है, बताओ। गंग नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, सिकरी नहर है, कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था है, बताओ जरा। सबसे पुरानी आपसे क्या पूछा है, नहर व्यवस्था पूछी है राजस्थान में। आप कहोगे सर सबसे पुरानी जो नहर व्यवस्था है राजस्थान में वो कौन सी है, गंग नहर है। कौन सी, गंग नहर। निर्माण कब हुआ था इसका, 1927 में, 1927 में। बीकानेर के राजा कौन थे, महाराजा गंगा सिंह। कौन थे बच्चे, महाराजा गंगा सिंह, 1927 रट लो इसे, ठीक है जी। इस अगर मैं नहर की बात करूं तो सतलुज नदी के से पानी आता है इसमें, कहाँ से, फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से पानी लाया जाता है इसमें, है ना। तो गंग नहर ये सबसे पुरानी नहर व्यवस्था हो गई, ठीक है जी। चलो जी आगे चलो, अगला क्वेश्चन। वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर यानी फव्वारा पद्धति से ही करने का प्रावधान है, बताओ जरा। कौन सी सिंचाई व्यवस्था है केवल स्प्रिंकलर पद्धति से ही करने का क्या है, प्रावधान है। सिंचाई कौन सी परियोजना में जो सिंचाई है, बताओ जरा। 6 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी। कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल आप फव्वारा पद्धति से ही कर सकते हो। आप कहोगे सर इसका सही जवाब क्या जाएगा, नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। अगर इस परियोजना की बात करूँ तो ये जो परियोजना है ये आपके गुजरात हो गया, आपका एमपी हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया और साथ साथ में आपका राजस्थान हो गया, इसकी संयुक्त परियोजना है, ठीक है। सरदार सरोवर डैम बनाया गया है नर्मदा नदी पर, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और मैं बात करूं राजस्थान के जालोर ज़िले को, है ना, जालोर ज़िले में भी सांचौर तहसील को इसका क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, ठीक है। और ये इस पॉइंट को याद रखना, इस परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर पद्धति से ही करने का क्या है, प्रावधान है। रट लो इन क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे क्वेश्चन चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यानी वो ड्रिप समझते हो, ये तो हो गया आपका फव्वारा, और ड्रिप होता है सीधा जो अपनी फसल की जड़ होती हैं उन जड़ों में बूंद बूंद करके क्या देना, पानी देना। ये होती है आपकी कौन सी पद्धति, ड्रिप सिंचाई प्रणाली। या माइक्रो सिंचाई प्रणाली में पाइप लाइनों द्वारा सीधे ही पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। यह प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई थी, ये पूछा आपसे, बताओ जरा। यह जो प्रणाली है ये सबसे पहले बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे, आप कहोगे सर इसे बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली कहते हैं, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली इसे कहा जाता है, ठीक है। और ये सबसे पहले किस देश ने विकसित की थी मेरे बच्चे, आप कहोगे सर ये इजराइल ने विकसित की थी। किसने, इजराइल में।
चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं राजस्थान ज्योग्राफी के। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है किस माध्यम से की जाती है, ये पूछा है आपसे, है ना। तो बताओ, कुओं व नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की अगर मैं बात करूँ तो वो किससे होती है, कुओं व नलकूपों के माध्यम से, ठीक है। और कुओं नलकूपों में बात करें तो सर्वाधिक किस जिले में, अगर जिला पूछ ले तो आप कह देना सर जयपुर जिले में। कहाँ, जयपुर जिले में। इसके जयपुर के बाद बात करूं तो अलवर और भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, अजमेर हो गया, है ना, अजमेर हो गया। तो चलो, सर्वाधिक सिंचाई आपका होगी सर कुओं व नलकूपों द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण कहाँ के लिए किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताओ, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण कहाँ के लिए किया गया है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, कहाँ के लिए, है ना, बताओ जरा। किस नदी पर है ये परियोजना, पहले तो ये पता होना चाहिए किस नदी पर मेरे बच्चे। आप कहोगे सर सोम नदी के ऊपर। किस नदी पर, सोम नदी पे। कहाँ, डूंगरपुर। कहाँ बच्चे, डूंगरपुर में। कहाँ, डूंगरपुर में। निर्माण मेनली किसके लिए किया गया था इसका, आप कहोगे सर डूंगरपुर में है तो डूंगरपुर के लिए इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। और मेनली अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ये सिंचाई परियोजना है। क्या है ये सिंचाई परियोजना है। तो सही जवाब हमारा जाएगा डूंगरपुर। किस नदी पर, सोम नदी पर, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, राजस्थान में कहाँ कहाँ खस घास उत्पादित होती है, ये पूछा आपसे, बताओ। खस जो घास है वो कहाँ कहाँ उत्पादित होती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में, धौलपुर, करौली, अलवर में, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में। बताओ जरा, खस घास जो है ना, खस की घास आपको पता है ना, उसकी जड़ों से क्या निकाला जाता है, सुगंधित तेल निकाला जाता है, ठीक है, जो क्या बनाने के काम आता है, इत्र बनाने के काम आता है, शरबत बनाने के काम आता है। और मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो ये जो घास है ये सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक इस क्षेत्र में क्या होती है, उत्पादित होती है ना। इस घास, देखो घास से तो पता चलेगी आपको, इत्र बना लेंगे, शरबत बना लेंगे। और जो इस घास के जो तने होते हैं बच्चे, इस घास के जो तने होते हैं उनसे क्या बना लेते हैं, हमें टाटियाँ बना लेते हैं, है ना। क्या, टाटियाँ बोल दो, पर्दे बोल दो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक, ये आपको याद रखना है ना, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। अगले क्वेश्चन पे चले, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये लो। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की पीठ किस स्थान पर नहीं है, बोलो बोलो बोलो। रामानंदी जो संप्रदाय है इसकी पीठ किस स्थान पर नहीं है, ऐसा पूछा है ना। रहवासा ग्राम सीकर में है, अच्छा जी। गलता जी जयपुर में नहीं है, पूछा है, ध्यान से देख लो। सलेमाबाद अजमेर में, ऑप्शन डी है उक्त 1 व 2 दोनों, उक्त 1 व 2 दोनों, ठीक है जी। रामानंद के नाम से रामानंदी संप्रदाय नाम बना था, बहुत बढ़िया, ठीक है। कौन थे ये, संत कबीर कौन थे, रामानंद जी के ही शिष्य थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी जवाब दो। जयपुर में तो है ही, ठीक है। रामानुज संप्रदाय बोल दो, रामानुज बोल दो, लो रामानुज संप्रदाय बोल दो, रामानंदी संप्रदाय बोल दो, बात तो एक ही है, ठीक है जी। जयपुर के गलता जी में है क्या, गलता जी में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और बताओ जरा, है ना। एक गद्दी रहवासा ग्राम सीकर में भी स्थापित की गई थी, बिल्कुल की गई थी, ठीक है। जबकि सलेमाबाद अजमेर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किसकी पीठ है बच्चे, आप कहोगे सर यहाँ निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। किसकी, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, निम्बार्क संप्रदाय, रट लो, ये क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है आपसे, है ना, निम्बार्क संप्रदाय की। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ये सी है यहाँ पर नहीं है, तो 3 सही जवाब चला जाएगा आपका, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं का उक्त 1 व 2 दोनों दे रखा है, तो हो सकता है इसका जवाब यही हो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो।
अगला क्वेश्चन हमारा, किशनगढ़ के शासक थे सावन सिंह, किस संप्रदाय से संबंधित थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। किशनगढ़ के जो शासक थे, नरेश थे सावन सिंह, आपको पता है कृष्ण भक्ति में इन्होंने क्या राजपाट त्याग दिया था, और कौन सा संप्रदाय अपना लिया था? कृष्ण भक्ति बोल रहा हूँ तो वल्लभ संप्रदाय। कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे सावन सिंह। कहाँ? वृंदावन। और आपको पता है इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? ये कविताएं करते थे किस नाम से? नागरीदास के नाम से। किस नाम से बच्चे? नागरीदास के नाम से। नागरीदास के नाम से, है ना, ये नाम रख लिया था इन्होंने अपना, वल्लभ संप्रदाय। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में समाज सुधार के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? बताओ जरा। राजस्थान में समाज सुधार के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? राजा राम मोहन राय का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, या फिर स्वामी विवेकानंद का, स्वामी अग्निवेश का? बताओ जरा। 13 का सही जवाब क्या जाएगा? हाँ जी, तो आप कहोगे सर राजस्थान में समाज सुधार के क्षेत्र में बात करें तो सर्वाधिक योगदान स्वामी दयानंद सरस्वती का है, स्वामी दयानंद सरस्वती का। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, संत दादू जी के शिष्य जिन्होंने योग वशिष्ठ सार और गीता सार की रचना की थी, संत दादू जी के उस शिष्य का नाम पूछा है आपसे, उस शिष्य का नाम पूछा है, हैं? क्या आएगा सही जवाब? बताओ जरा। हाँ जी, बोलो। गरीबदास जी, जनगोपाल जी, इनमें से कोई नहीं, जगन्नाथ जी। क्या आ जाएगा इसका? आप कहोगे सर जगन्नाथ जी आ जाएगा। क्या? जगन्नाथ जी आ जाएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे चलें। अगला क्वेश्चन हमारा, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक पूछे हैं, बताओ। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? प्रवर्तक कौन हैं? बताओ जरा। अणुव्रत आंदोलन को जन्म किसने दिया था, है ना? अणुव्रत आंदोलन की अगर मैं बात करूं बच्चे तो मार्च 1948 में, मार्च 1948, कहाँ? चूरू जिले के। कहाँ से? चूरू में। कहाँ? सरदार शहर। कहाँ बच्चे? सरदार शहर से अणुव्रत प्रारंभ किया था। किसने? आप कहोगे सर जैन मुनि आचार्य तुलसी। कहाँ जी हैं? आचार्य जी तुलसी जी। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा, बखाना जी, संतराम जी, जगन्नाथ दास और माधव दास संतों का संबंध किस संप्रदाय के साथ है? अभी क्वेश्चन आया था, आप लोग आसानी से बता दोगे। जगन्नाथ जी की बात हो रही है, दादू पंथ इसका सही जवाब चला जाएगा। ठीक है, क्या चला जाएगा? दादू पंथ इसका सही जवाब चला जाएगा। ठीक है जी। इनके कितने? लगभग 152 शिष्य थे, उन्हीं में गरीबदास जी थे, सुंदरदास थे, संतदास, जगन्नाथ दास, ये सारे इनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ है? ये आपसे पूछा है, बताओ जरा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बोलो। दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या जाएगा? आप कहोगे सर जो मुख्य पीठ है वो कहाँ? नरैना जयपुर में है। कहाँ? नरैना जयपुर में, नरैना में है। दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ है? नरैना जयपुर में है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। हाँ, दादू पंथ के जो सत्संग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा कहलाते हैं। क्या? अलख दरीबा कहलाते हैं, दरीबा कहलाते हैं। ठीक है। निवास स्थान दादू द्वारा कहलाता है। ठीक है। क्या दादू पंथी साधु होते हैं, वे विवाह करते हैं क्या? आप कहोगे सर करते हैं। आगे चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? आप कहोगे कि सर सूकड़ी नदी के किनारे मंदिर है, किसका? बोलो जरा। गौतमेश्वर महादेव, या फिर आप बोल सकते हो सीधा सीधा भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है जी, झूठी कसम नहीं खाते। और मेले में वर्दीधारी पुलिस वालों का जाना वर्जित। आगे चलो, ये तो पता ही आपको। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं?
प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? ऊँटों के देवता आप कहोगे सर पाबूजी महाराज। कौन है ऊँटों के देवता? पाबूजी महाराज हैं, है ना, पाबूजी महाराज हैं। बहुत बढ़िया, प्लेग रक्षक देवता पाबूजी महाराज। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना आपको। एक तरफ त्योहार है, एक तरफ त्योहार की तिथि है। त्योहार है और त्योहार की क्या है बच्चे? तिथि है। सही जवाब देना है आपको, जल्दी दो भाई। सही जवाब क्या जाएगा इसका? बोलो जी, जल्दी बोलो, शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी करो। आवाज़ आ रही है भाई? प्रॉपर कमेंट में बताओ एक बार, आवाज़ आ रही है क्या? ये प्रॉपर अपना ये वर्क नहीं कर रहा है। चलो आप लोग है ना, इसका जवाब दो आप लोग, तब तक आप लोग जवाब दो बच्चे, तब तक इसका, हाँ जी जवाब दो इसका आप लोग, है ना, जल्दी से। बूंदी की कजली तीज पूछी है आपसे, होली पूछी है, गणगौर पूछा है और पुर्येषण पर्व पूछा है। आपके पास है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, फाल्गुन पूर्णिमा को, भाद्रपद माह को। ठीक है, बताओ जरा जल्दी जल्दी जवाब देते हुए चलो इसका, जल्दी जल्दी जवाब देते हुए चलो बच्चे, फास्ट। ठीक है जी। कजली तीज, बूंदी की कजली तीज, ये क्वेश्चन भी आया था ना अभी आपके किसमें, पटवार वाले एग्जाम में, है ना, पटवार वाले एग्जाम में कजली तीज कहाँ की? बूंदी की फेमस है। तो कजली तीज की अगर मैं बात करूँ, बड़ी तीज, तो ये कब होती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ये सही जवाब है क्या? हाँ जी, ये सही जवाब है। होली कब है? फाल्गुन पूर्णिमा को होती है। ठीक है, और पुर्येषण पर्व अगर इसकी बात करें तो आप कहोगे सर ये भाद्रपद माह में होता है क्या? बोलो जल्दी बोलो, शाबाश, जल्दी, है ना। अच्छा, और गणगौर तो 1 2 3 4 आ जाएगा क्या इसका? बोलो जरा एक बार, हाँ जी, 1 2 3 4 आ जाएगा क्या इसका? हाँ जी, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को होती है गणगौर। तो इसका 1 2 3 4 है कोई ऑप्शन में? 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा इसका। क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलो, जल्दी करो थोड़ा। भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणाली में प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? नहीं पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। नहीं करता है। संसदीय एवं गणतंत्रीय, गणतंत्रीय एवं लोकतांत्रिक, संघीय एवं संसदीय, अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रीय, है ना। चरितार्थ नहीं पूछा है आपसे। क्या पूछा है? नहीं पूछा है, याद रखना। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो जल्दी बताओ जरा, किसको नहीं करता है? आप कहोगे कि सर देखो, संसदीय प्रकार का पद है, गणतंत्रीय बिल्कुल है, गणतंत्रीय लोकतांत्रिक है, ठीक है, संघीय एवं संसदीय है, ये भी ठीक है, अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रीय है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इसको चरितार्थ नहीं करता, नहीं करता। ठीक है जी, तो 4 नंबर आपका चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो।
राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन क्या था, यानी पहले नाम पूछा है राज्यसभा का पहले नाम क्या था, पहले नाम क्या था। इसको सेंट्रल काउंसिल कहते थे, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहते थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, या काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था इसे। ठीक है जी। राज्यसभा की शुरुआत की बात करें तो आपको पता है 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, हाँ जी, तो उसमें राज्यसभा की शुरुआत की गई थी। ठीक है जी। बाद में 23 अगस्त 1954 को राज्य परिषद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, राज्यसभा कर दिया गया था। राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है जी। तो सही जवाब हमारा क्या चला जाएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद, राज्य परिषद। आगे चलो। भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन होता है, बोलो, सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन होता है। ठीक है, अरे सबसे बड़ा सर्वोच्च दर्जे का जो सिविल सेवक होगा, सिविल ऑफिसर होगा, आईएएस अधिकारी होगा, कौन होगा, आप कहोगे सर वो होता है जो पीएमओ के प्रधान सचिव होते हैं। कौन होते हैं, पीएमओ के प्रधान नहीं, क्या इसका मंत्रिमंडल सचिव, पीएमओ के प्रधान सचिव नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, आप कहोगे सर मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे चलें, आगे चलो। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अनुच्छेद 124 के अनुसार अगर मैं बात करूं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपको पता है राष्ट्रपति वरिष्ठता के अनुसार पर, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बताओ जरा इसमें क्या आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली के द्वारा होती है, आपको अच्छे से बताइए, ये वर्ड बहुत चर्चा में रहा था, कॉलेजियम प्रणाली के तहत, कॉलेजियम प्रणाली के तहत। तो कितने परामर्श के द्वारा की जाती है, आप कहोगे सर 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से। कितने, 4। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारा, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा, दल बदल 10वीं अनुसूची है ना, कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची। और संविधान संशोधन पता है 52वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 1985 में हुआ था, 1985। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए आवश्यक है क्या है, बताओ जरा, क्या आवश्यक है कि वह किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो। बिल्कुल, अगर आपको राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश वो होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी भी उच्च न्यायालय का चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं, राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश हो नहीं, तो किसी उच्च न्यायालय का, किसका मेरे बच्चे, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश वो हो। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, बताओ। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, आप कहोगे सर देखो ये क्वेश्चन पटवार में भी आए थे, सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे ये, है ना। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा, लेकिन किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है जी, हाँ जी। किस अनुच्छेद के तहत पूछे तो अनुच्छेद कौन सा है, 316 है, अनुच्छेद कौन सा, 316, 316। ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को देते हैं? किस अनुच्छेद के तहत देते हैं, ये पूछा है। 315, 316, 320 या 323? 323। आप कहोगे सर राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देंगे? आप कहोगे सर राज्यपाल को देंगे, क्योंकि नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की गई है ना, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर। तो आप कहोगे सर किस अनुच्छेद के तहत? आप कहोगे सर किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 323, है ना, आर्टिकल 323, अनुच्छेद 323 के तहत। चलो जी, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पॉलिटी के। बताओ जरा, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? बताओ जरा, पंचायतों के लिए गठित जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आप कहोगे सर अनुच्छेद 243, 243 आई के तहत, है ना, या जय बोल सकते हो, है ना, क्या बोल सकते हो? जय बोल सकते हो। बहुत बढ़िया, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ए चला जाएगा। आगे चलो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो आपको अच्छे से पता है, किसके तहत? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। रट लो इन क्वेश्चंस को, मैं बता रहा हूँ एज इट इज क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में रखे मिलेंगे, और मैं बताऊंगा कि इस वाले मॉडल पेपर से ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन आया था। मॉडल पेपर रट के चले जाओ, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है जी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, ठीक है, और इसका जो गठन है किस के अंतर्गत? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, कब हुई थी इसकी? 12 अक्टूबर 1993 को। कब बच्चे? 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, या फिर 70 वर्ष। अधिकतम क्या है? 70 वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, और इसके पहले जो अध्यक्ष कौन बने थे? जो न्यायमूर्ति है रंगनाथ मिश्रा जी, इसके क्या बने थे? पहले अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस थे पॉलिटी के। 10 क्वेश्चंस के करीब हमने कवर किए। कितने क्वेश्चंस कवर किए बच्चे? 10 क्वेश्चन हमने पॉलिटी के कवर किए। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन। अब चलते हैं थोड़ा सा अपने किसकी तरफ? साइंस की तरफ चलें। चलो, साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन। नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? नैनो तकनीक, है ना। आप कहोगे कि सर ये किससे संबंधित है? ये परमाणु भौतिकी से संबंधित है। किससे? परमाणु भौतिकी से संबंधित है, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो जी आगे चले। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इजी। मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण क्या है? बोलो, मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण पूछा है आपसे। आप कहोगे सर मृग मरीचिका, ऐसा होता है ना कई बार कि सामने सड़क पे भी आप देखते हो गर्मियों के समय में ऐसा लगता है कि दूर कहीं पानी भरा हुआ है ना। ऐसा रेगिस्तानों में भी होता है, हिरण भागती हुई जाती है, देखती है सामने पानी है, लेकिन नज़दीक पहुंचती है तो पता चला पानी है ही नहीं वहाँ पे, है ना। तो मृग मरीचिका, इसको क्या बोलते हैं? मिराज बोलते हैं, मिराज। ठीक है, इसके दिखाई देने का कारण क्या है? आप कहोगे सर प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? बोलना जरा। स्वच्छ आकाश का जो रंग है वो नीला प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? आप कहोगे सर सबको पता है, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? स्कैटरिंग के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है जी, प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, स्कैटरिंग प्रोसेस। आगे चलो, आपको कुछ तंत्र दे रखे हैं और उनके कार्य दे रखे हैं, आपको बताना है, आपको जोड़ना है। चलो जी, बिल्कुल कर देंगे। श्वसन तंत्र का क्या कार्य है हमारा?
कंकाल तंत्र का, संयोजी तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का। किसका? तंत्रिका तंत्र का। ठीक है जी। तो तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? आपका क्वेश्चन नर्वस सिस्टम, ये आ जाओ, बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। ठीक है। संयोजी तंत्र क्या करता है? विभिन्न ऊतकों को, टिश्यूज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। कंकाल तंत्र का कार्य क्या है? परिचलन में सहायता करना। और श्वसन तंत्र का क्या कार्य है? गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान करना, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? ये बचपन से, ये हमारी ज़िंदगी का हमसे बचपन से सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये। कितना बच्चे? 206, है ना। अच्छा जी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है ना। 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। एक शिशु का शरीर 270 से 80 अस्थियों से मिलकर बना होता है। चलो जी। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ये थोड़ा सा करंट अफेयर के क्वेश्चन ले लो आप, है ना। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन बताना जरा एक बार, कहाँ मेरे बच्चे? आप कहोगे सर ये किया गया किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ? किशनगढ़ अजमेर। करंट अफेयर के क्वेश्चन है थोड़े ये। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपका अवसर दुगुना कर दिया। 10 का कितना कर दिया? दुगुना कर दिया। कितना? 2 गुना कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताना जरा। देश में AI का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? आप कहोगे सर कहाँ? जोधपुर में। कहाँ किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये तो, करंट अफेयर के। 21-22 दिसंबर 2024 को GST परिषद की 55वीं बैठक का आयोजन प्रदेश के किस स्थान पर किया गया था? 2024 का क्वेश्चन है ये। GST परिषद की 55वीं बैठक का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया था? ये पूछा है आपसे। हाँ जी, कहाँ किया गया था? आप कहोगे सर GST परिषद की 55वीं बैठक का आयोजन जैसलमेर में किया गया था। कहाँ? जैसलमेर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ निरोधक आयोग के किस सत्र की अध्यक्षता 6 दिसंबर 2024 को ग्रहण की है? बताओ जरा। मादक पदार्थ निरोधक आयोग के किस सत्र की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की थी 6 दिसंबर 2024 को? 6 दिसंबर 2024 को। कौन से सत्र की? आप कहोगे सर 68वें सत्र की, है ना। 68वें सत्र की। चलो एक क्वेश्चन और है, करंट का है लेकिन 2024 का है। नागरिक विमानन नीति 2024 कब जारी की गई? अच्छा क्वेश्चन है। कब की गई थी? 2 जुलाई 2024 को की गई थी। कब बच्चे? 2 जुलाई 2024। 10वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था फोरम कहाँ लॉन्च किया गया? कहाँ किया गया? 10वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था फोरम आप कहोगे सर ये UAE में लॉन्च किया गया था, है ना। अच्छा जी। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है और 2024-25 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्रिकेट देखने वालों को ये चीज़ अच्छे से पता है। ये अच्छे से पता है कि बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, अब की बार जीती थी, आपको अच्छे से पता है। और ये कितने वर्ष के अंतराल के बाद जीती है? आप कहोगे सर 10 वर्ष के अंतराल के बाद, है ना। 10 वर्ष के अंतराल के बाद। आगे चलो, अगला क्वेश्चन ये लो। राज्य की पहली बालक बालिका जनजाति हॉकी एकेडमी कहाँ प्रस्तावित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहाँ प्रस्तावित है? बालक जनजाति हॉकी एकेडमी आप कहोगे सर ये उदयपुर के अंदर प्रस्तावित है। कहाँ? उदयपुर। ये बताओ जरा, इंडोनेशिया के ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन जाने से ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या
कितनी हो गई, अब ये पूछा आपसे। ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या अब कितनी हो गई है इंडोनेशिया के मिलने के बाद? आपको सर ये 10 हो गई थी। कितनी? 10। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए 5 जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं कि 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछेंगे। तो भारत का सुपर कंप्यूटर आपको पता है कौन सा है? परम है। परम, भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है बच्चे? परम है। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी और भी नया भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे ने भी तो बनाया है ना एक सुपर कंप्यूटर। ये पहला था, परम तो पहला था। आदित्य भी क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है जी, सुपर कंप्यूटर है आदित्य भी, ये नाम भी याद रख लेना, आदित्य। आगे चलो, सी डैक का संबंध है किससे है बताओ जरा? सी डैक भारत का एक क्या है? अर्ध सरकारी कंपनी है। ठीक है, जो क्या करती है? कंप्यूटर निर्माण। तो सी डैक का जो संबंध है वो किससे है? कंप्यूटर से है। किससे है बच्चे? कंप्यूटर से है। स्थापना 1984 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चे? पुणे में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का पहला लैपटॉप कौन सा है बताओ जरा? विश्व का पहला लैपटॉप कौन सा है? आपको सर विश्व का पहला लैपटॉप कौन सा था? इप्सन था। कौन सा? इप्सन। इप्सन ने उतारा था पहला लैपटॉप। ठीक है जी, हाँ। किस नाम से आया था इप्सन का? HX20 के नाम से, है ना? HX20 के नाम से। कब आया था? 1981 में आया था। ठीक है जी, आगे चलो। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में आईसी वर्ड सुनते हो ना? आईसी का क्या अर्थ होता है ये पूछा है आपसे, बताओ जरा। कंप्यूटर में आईसी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ, है ना? क्या होता है? आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, हाँ। ये चिप होती है ना, माइक्रो सर्किट बोल दो, माइक्रो चिप बोल दो, सिलिकॉन चिप बोल दो, चिप बोल दो। चलो बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? लो जी, आज तो बड़ा, छोटा, महंगा यही देख रहे हैं। अगला जो हमारा मॉडल पेपर होगा उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के, है ना? तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा अगर कोई है तो वो सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है बच्चे? सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ से हमने कवर किए करीब 50 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं मेरे बच्चे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो अगला मॉडल पेपर होगा उसमें और भी जो सब्जेक्ट हैं वो हम शामिल करेंगे। आप मुझे ये बताना, ये 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? ये जो एक मिक्स तड़का हमने लगाया, राजस्थान जीके का, साइंस का, कंप्यूटर का, करंट अफेयर का, ये तड़का आपको कैसा लगा? ठीक है, और इस 50 में कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए कमेंट सेक्शन में बताना। इस मॉडल पेपर को कंटिन्यू रखें क्या, ये भी आप लोग बताना। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि अगर ये PDF अगर विद आंसर की आपको लेनी है तो फिर ये आपको कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी। ठीक है जी, बाकी के सारे नोट्स भी ये नंबर हैं, इस नंबर पे आप अपना नाम लिखकर मैसेज कर देना। नाम लिखकर मैसेज कर देना। ठीक है जी।